ये नक्शा आप मेरे सामने देख रहे हैं, किसका है? ये हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है। इसमें बहुत सारे नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप इस नक्शे को देख लीजिए, इस नक्शे में आपको कई नेता दिख रहे होंगे। ये सब हमारी राजनीतिक किस्मत तय करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। कहने को तो हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका है, सारे राजे रजवाड़े खत्म हो गए हैं। कितने थे? 365 रियासतें थी ना, वो सब खत्म हो गई। एक भारत इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र आ गया है, चुनाव का सिस्टम आया, कई सारी पार्टी बनी, कई बनकर बिगड़ भी गई। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये सियासी पार्टियां हैं, है ना। लोकतंत्र के माने क्या है? 3 चीजें होती है लोकतंत्र में। एक तो वो जो चुनते हैं, एक वो जो चुना हुआ है, और एक वो जिस किताब के तहत इन दोनों को काम करना है। और यहां पर जिसके लिए जो काम कर रहे हैं वो अपना पूरी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। हमारा संविधान बनाने में सबसे मजबूत किरदार निभाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, देख लीजिए आप। उन्होंने कहा, अब राजा किसी रानी के पेट से नहीं बल्कि मतदान की पेटी से निकलेगा। कितनी खूबसूरत बात कही थी। चुनाव आयोग के मुताबिक हमारे देश में अभी 2796 राजनीतिक पार्टियां हैं रजिस्टर्ड, लेकिन इनमें से 6 पार्टियां राष्ट्रीय हैं। राष्ट्रीय पार्टी मतलब जिन पार्टियों का 1 या 2 नहीं, ज्यादातर राज्यों में आधार है, जबकि 72 पार्टियां ऐसी हैं जो एक राज्य या किसी राज्य के किसी खास इलाके में सीमित है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सियासी पार्टियां नई रियासतें बन गई हैं। इनमें पूरा खानदानी सिस्टम है। बाबा साहेब की सोच के बिल्कुल उलट राजा या इन पार्टियों का मुखिया अभी भी मतपेटी से नहीं आ रहा है। और मैं सांसद और विधायक की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं उस पार्टी के मुखिया की। वो मतपेटी से आ रहा है। वो तो अभी भी जिसने पार्टी बनाई है उसकी पत्नी की पेट से निकल कर आ रहा है, यानी मेरा बेटा राज करेगा, मेरी बेटी राज करेगी। तकरीबन हर राज्य में यही हाल है। यहां पार्टी अध्यक्ष का बेटा या बेटी अध्यक्ष बन रहा है। पूरा कुनबा सिस्टम है। और जैसा राजा रजवाड़ों के दौर में हुआ करता था, वैसा ही इन परिवार वालों में अभी चल रहा है। जमकर लड़ाई हो रही है। बाप के खिलाफ बेटा है, भतीजे के खिलाफ चाचा भाई है, भाई के खिलाफ बहन है, सास के खिलाफ बहू है, बेटी के खिलाफ माँ है, माँ के खिलाफ बेटी है, भाई के खिलाफ भाई है। मतलब जमकर सिर फुटअव्वल हो रही है। इस नक्शे में हम कश्मीर से शुरू करते हैं, और आज करना ज़रूरी है। आपको एक एक पार्टी के बारे में, उसमें कितना परिवारवाद का वायरस है उसके बारे में जानना चाहिए। देश का मुकुट है कश्मीर। वहाँ क्या है? वहाँ शेख अब्दुल्ला ने 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, ठीक है। जब तक वो जिंदा रहे तब तक वही अध्यक्ष रहे। फिर उनके बाद फारूक साहब पार्टी के अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बनते रहे। और जब उमर साहब सियासत समझने लगे तो अगुवाई करने के लिए तैयार हो गए। और 2002 में उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों को अपने हाथ में ले लिया, यानी दादा, दादा के बाद पापा, पापा के बाद बेटा जी। इसी तरह आगे बढ़िए आप। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी पार्टी पीडीपी में क्या हुआ? मुफ्ती साहब ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, वो कांग्रेस से अलग हो गए, फिर वापस जुड़ गए। फिर 1999 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उनकी बेटी महबूबा उनकी वारिस बनी। 2016 में सीएम रहते हुए उनकी मौत हो गई तो उनकी बेटी महबूबा मुख्यमंत्री बन गई। अब ज़रा आप बताइए, परिवारवाद वहाँ की 2 महत्वपूर्ण बड़ी पार्टियों में कहाँ तक पहुँचा है? वहाँ से आगे बढ़िए आप भारत के नक्शे में। अब नीचे की तरफ आइए, पंजाब। यहाँ पंथक सियासत चलती है। कई अकाली दल हैं, लेकिन सबसे बड़ा अकाली दल आपके सामने है, शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल बादल, ये सबसे बड़ा दल है। प्रकाश सिंह बादल 1995 से 2017 तक इसके अध्यक्ष रहे। वो बहुत जब बुजुर्ग हो गए, पार्टी का प्रधान उन्होंने अपने बेटे सुखबीर बादल को बना लिया। लेकिन इससे पहले आपको पता है क्या था? बादल साहब को अपने घर में ही बगावत झेलनी पड़ी। प्रकाश सिंह बादल की सियासत जब बुलंदी पर थी, चमक रही थी, तो उनके भतीजे मनप्रीत बादल उनके वारिस समझे जाते थे। वो उनकी सरकार में मंत्री भी थे। लेकिन फिर प्रकाश के बेटे सुखबीर साहब एक्टिव हो गए राजनीति में,
फिर क्या हुआ? फिर बेटे के आगे भतीजे को भला कौन पूछता? हमेशा सियासत में बेटे के आगे भाई और भतीजा कमजोर पड़ा है, ये आप भी जानते हैं। तो मनप्रीत को भी नई जगह तलाशनी पड़ी। चाचा से अलग होकर उन्होंने 2011 में पहले पंजाब पीपल्स पार्टी बनाई, बात नहीं बनी। 2017 में उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया और इस साल वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो भतीजा भटकता रहा, लेकिन बेटा जी पार्टी अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी हरसिमरत केंद्रीय मंत्री बनती रही। अब आगे आइए हरियाणा। यहां का सबसे बड़ा सियासी परिवार कौन सा है? चौटाला परिवार। ये पार्टी देवीलाल जी ने बनाई थी। उनका एक ऐसा जलवा था कि 1989 में 89 में डिप्टी पीएम बन गए थे। उनके बेटों में उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। ओपी चौटाला जीत गए। पार्टी और सरकार, पार्टी कौन सी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, और सरकार उनके पास आ गई। फिर जब वो अपने बेटे अभय चौटाला के साथ जेल गए तो उनके बेटे यानी अजय चौटाला और अभय चौटाला के बीच में भिड़ंत हो गई। लेकिन यहाँ भतीजा चाचा पर भारी पड़ा, दुष्यंत। भतीजे दुष्यंत ने चाचा को झटका दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी बनाई। अब वो जगदीश खट्टर की सरकार में डिप्टी सीएम है और उनके चाचा अभय चौटाला अपनी पार्टी आईएनएलडी के इकलौते विधायक बचे हुए हैं। अब चलिए मनोहर लाल खट्टर, माफ कीजिएगा, अब चलिए हिंदी बेल्ट की तरफ चलते हैं। हिंदी हार्टलैंड की तरफ जब हम परिवारवाद की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक सिस्टम में नए लोगों को मौका ना मिलना या टैलेंट जाया होने की फिक्र हमें यहाँ ज्यादा होती है। आजादी के आंदोलन से निकली कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है और शिकार भी है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक सत्ता हस्तांतरण आसानी से होता रहा। इंदिरा जी के बाद भी ये हो जाता, लेकिन मुश्किल आई तब जब संजय गांधी की प्लेन हादसे में मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी मेनका राजनीति में आना चाहती थी, लेकिन इंदिरा जी पुत्र प्रेम उनका आड़े आ गया। वो अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को राजनीति में ले आई। लंबे झगड़े के बाद मेनका गांधी को कांग्रेस और जिसे हम नेहरू गांधी परिवार से खुद को अलग करना पड़ा कह सकते हैं। फिर राजीव गांधी के हाथ में सत्ता आई और सरकार भी आई। इसके बाद सोनिया जी आई, फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन सत्ता उनको मिली नहीं। अब पार्टी भी जाहिर तौर पर नेहरू गांधी परिवार के हाथ में नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बार बार रिमोट कंट्रोल का जिक्र होता रहता है। कांग्रेस का भारत की राजनीति पर ऐसा प्रभाव रहा है, जो भी पार्टी कांग्रेस से बगावत करती थी वो अपनी एक अलग पार्टी बनाती रही, या जिन्होंने विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस का विरोध करके राजनीतिक जमीन हासिल की वो भी परिवारवाद से बच नहीं पाए हैं। यूपी में आइए, हिंदी पट्टी में घुस जाइए। यहां पर मायावती जी ने 2019 से अपने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर रखा है। यानी बीएसपी की राजनीतिक लाइन साफ है। मामला समाजवादी पार्टी का समझिए। मुलायम सिंह जी ने 92 में जनता दल को तोड़कर समाजवादी पार्टी बनाई। वो 92 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन 2017 में अखिलेश यादव को चेहरा बना लिया गया। 2012 में जीत मिलने पर उनको मुख्यमंत्री बना लिया गया और उनके छोटे भाई यानी मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव की अखिलेश यादव से इसी मसले पर ठन गई। समाजवादी पार्टी के कुनबे में खूब कलह हुई। अखिलेश यादव 2017 में पार्टी अध्यक्ष बन गए। पता नहीं इसमें मुलायम सिंह जी की कितनी सहमति थी, लेकिन शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी से पत्ता कटा। अब वो वापस लौटकर आ गए हैं, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव को अपना नेता मानना पड़ा। यूपी में और भी पार्टियां हैं जिनमें परिवारवाद जमकर चल रहा है। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, ओपी राजभर की एसबीएसपी, ये सभी पार्टियां परिवारवाद का शिकार है। आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल फोन होगा, मैं इंतजार करती हूं, मोबाइल फोन ले आइए आप और इसमें जरा rjd.co.in लॉगिन कीजिए, वेबसाइट पर जाइए। अब बताइए टॉप पर लगी फोटो में आपको क्या दिख रहा है? मैंने तो इस वेबसाइट को देखा है और आपके सामने यहाँ रख भी रही हूँ। ये टॉप में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं आपको? तेजस्वी यादव दिख रहे हैं?
तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं और एक छोटा सा पीछे चेहरा है, शायद आपसे पूछूं तो नाम भी आपको याद नहीं होगा। इसमें जब पार्टी के अबाउट हाइपरलिंक पर आप क्लिक करेंगे, जैसा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अबाउट पार्टी, अबाउट वाले में वो जो हाइपरलिंक है उस पर आप जाइए और क्लिक कीजिए। पार्टी के पदाधिकारियों का नाम उसमें आ जाना चाहिए और मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ, आप भी देख लीजिए। मोबाइल फोन हाथ में रखिएगा। सबसे ऊपर नाम आएगा लालू प्रसाद का, फिर नाम आएगा राबड़ी देवी का, फिर नाम आएगा तेजस्वी जी का, फिर आखिर में तेज प्रताप जी का। लिस्ट फिनिश, इसके आगे कुछ नहीं है। पार्टी के किसी और पदाधिकारी का नाम इसमें नहीं है, जबकि अप्रैल में ही पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई थी। लालू प्रसाद यादव ने 1997 में आरजेडी बनाई थी। जब वो चारा घोटाले में जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। तब उनके बच्चे छोटे थे। माशाल्लाह उनका भरा पूरा परिवार है। अक्सर ऐसे मामलों में घर का बड़ा बेटा वारिस बनता है, लेकिन लालू जी ने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी और सरकार थमा दी। कई बार इससे तेज प्रताप भड़क भी जाते हैं, गुस्सा आपने भी देखा है सामने आ जाता है, लेकिन फिलहाल तो तेजस्वी का इस वक्त वर्चस्व है। एक और पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल है, रामविलास पासवान जी की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। पासवान साहब के गुजरने के बाद यहाँ भी चाचा भतीजे पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच जंग चली आ रही है। अब तक चाचा भारी पड़े हैं। उन्होंने पार्टी और सांसदों के साथ केंद्र में मंत्री पद की जंग जीत ली है, लेकिन चिराग भाई को यकीन है कि जब लोकसभा चुनाव होगा तो शायद उनको पासवान जी का वोट बैंक मिल जाएगा। झारखंड में देखिए, शिबू सोरेन परिवार का जलवा साफ नजर आ रहा है। 86 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाई, कमान संभाली, जेएमएम के अध्यक्ष रहे, मौका मिला, केंद्र में मंत्री बने, और अब जब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो हेमंत सोरेन जो है उनकी इस बात को या इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। और इसी तरीके से ये परिवारवाद का दंश आप ऊपर से लेकर नीचे, अभी तो मैं हाफ वे आई हूँ, पश्चिम बंगाल गई नहीं हूँ। वहाँ फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी 98 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बना चुकी है, अपने दम पर किला जीतती रही। 11 में कम्युनिस्ट पार्टी की 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ दिया, लेकिन अब टीएमसी की वो अध्यक्ष है, 2011 से पश्चिम बंगाल की सीएम है। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अब वो आगे बढ़ा रही है। भतीजे को मत भूलिएगा। वक्त वक्त पर मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता मोर्चा अभिषेक के खिलाफ बुलंद करते रहे मुखालिफत में, लेकिन कुछ ना चली, किसी की ना चली, भतीजा आगे चला। महाराष्ट्र 2 पार्टियां आप जानते ही हैं, एनसीपी है, शिवसेना है, जहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये सब बताने के पीछे, और साउथ की तरफ मैं जा नहीं रही हूँ अभी, ये सब मैंने बहुत गंभीरता से और डिटेल में आपके सामने इसलिए पहुंचाया है क्योंकि अगर ये तमाम लोग पार्टी को अपना परिवार मान लेंगे या परिवार को इनके कार्यकर्ता पार्टी मान लेंगे तो घपला नहीं हो जाएगा, परेशानी नहीं खड़ी हो जाएगी। तो हमारे और आपके मुद्दों की बात कौन करेगा? फिर यहाँ पर हक की लड़ाई नहीं होगी, फिर यहाँ पर जनता की आवाज़ के हक की लड़ाई नहीं होगी, फिर इसके बाद लड़ाई होगी वर्चस्व की। और इस वक्त वो वर्चस्व की लड़ाई आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आपको सोच विचार कर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले नेताओं को आप चुनें, ना कि पार्टी के नाम पर अपने परिवार को आगे ले जाने वालों को।